चिंताएं स्वाभाविक हैं। स्वाभाविक इसलिए है कि देश को एक मजबूत बैंकिंग व्यवस्था की जरूरत है और एक मजबूत बैंकिंग व्यवस्था अर्थव्यवस्था का आधार बन जाती है। यू नीड अ स्ट्रांग बैंकिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू सपोर्ट ग्रोथ। कोई भी व्यवसाय शुरू होता है, छोटे व्यक्ति का हो, बड़े व्यक्ति का हो, उसके अपने साधन सीमित होते हैं। बैंक उसको साधन देता है, वर्किंग कैपिटल देता है, जिसके आधार पर व्यवसाय बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ता है, सरकार को जिसमें से टैक्सेस मिलते हैं और देश चलता है। ये अर्थव्यवस्था इसी प्रकार से चलती है। दूसरा इसका उद्देश्य ये है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से सिक्किम से साथी ने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था का जब विस्तार होता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य ये भी होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि बैंकिंग व्यवस्था के अंदर उनको शामिल किया जाए जो इस फाइनेंशियल व्यवस्था से बाहर है, उसका विस्तार अपने आप में किया जाए। लेकिन पहले कई बार भी इस देश की बैंकिंग व्यवस्था को अपने प्रकार की चुनौतियां मिली हैं। सन 2001 में एनपीएस की जो स्थिति थी वो 13.11% पहुंच गई थी, 13% से ज्यादा पहुंच गई थी। और उस वक्त हमारे पास जो व्यवस्था होती थी बैंक से पैसा वापस लेने की, कि बैंक कोर्ट में जाता था, केस डालता था, जिसके खिलाफ केस डालता था 20 साल लगते थे उसको पैसा वसूल करने में, और जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता था तो जो देनदार होता था, डेटर होता था, उसके कोई एसेट्स होते नहीं थे। अगर एसेट्स होते थे तो उन पर जंग लग गई होती थी और बैंक की वसूली बड़ी कठिन हो जाती थी। और उस को पहली बार ये सोचा गया और 90 के दशक में एक नई व्यवस्था बनाई गई कि जिसमें कोर्ट के स्थान पर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स बनाए। और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल का उद्देश्य यह था कि कोर्ट नहीं होगा, एक ट्राइब्यूनल होगा, ट्राइब्यूनल में जल्दी हो जाएगा। लेकिन ट्राइब्यूनल भी अपने प्रकार से एक प्रकार कोर्ट की तरह ही चलने लग पड़े। जब 2001 में यह चुनौती आई और पूरे विश्व में यह स्थिति है कि पैसा देने के बाद अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो वो बैंक के पीछे भागता है कि किस प्रकार से सेटल करे। लेकिन हमारे देश की यह स्थिति थी कि क्रेडिटर जो था वो डेटर के पीछे जाता था हाथ जोड़कर कि कुछ वसूली आपसे हो सकती है कि नहीं। इस रिलेशनशिप को बदलने का एक प्रयास हुआ जबकि कानून सरफाजी लाया गया, सिक्योरिटाइजेशन लॉ। उस वक्त बड़ी हैरानगी हुई लोगों को, उनको लगा कि बड़ा हार्श लॉ है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड कर लिया। और उस कानून के पीछे उद्देश्य यह था कि अगर किसी ने बैंक का साधन नहीं दिए, किसी उद्योग ने, तो बैंक पहले दिन जाके नोटिस देने के बाद उस उद्योग के ऊपर कब्जा ले लेगा, अपना ताला लगा देगा। और फिर उसकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया तो वो कोर्ट में जाकर चुनौती देगा कि भाई मैं कुछ देने को तैयार हूं, इसलिए बैंक मुझे माफ करे। इसका असर यह हुआ, और दो कारण थे कि शुरू में जब सरफाजी कानून हमने लागू किया तो 13.11 परसेंट एनपीएस 2001-2 में ये 2.1 पे आ गए 2007-8 में। 2008 के पास दूसरा कारण यह था कि वो पीरियड था 2003 से लेकर 2008-9 तक, जब तक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बूम पीरियड था। उसका एक असर भारत में भी था और उद्योग कुल मिलाकर अच्छे चल रहे थे। दोष देना हो तो एक स्वभाव होता है कि एक सरकार में है तो पुरानी सरकार को दे दें। उस वक्त जब उद्योग अच्छे चल रहे थे और बहुत प्रश्न पूछे गए कि ये एनपीए कैसे बने, मुझे लगता है कि इनमें से अधिकतर की वास्तविकता हम लोग समझ लें। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ये एनपीए सबसे ज्यादा बने? सबसे ज्यादा बने
सबसे पहला सेक्टर है स्टील का। स्वाभाविक है कि सरकार को भी लगता था, उद्योग को भी उस वक्त लगता था कि स्टील में एक्सपेंशन होना चाहिए और किसी भी देश के निर्माण के लिए स्टील की प्रोडक्शन अपनी होनी चाहिए, और हमारे देश में हुआ भी। सरकारी कंपनियां भी थी, निजी क्षेत्र की कंपनियां भी आई, और स्टील सेक्टर के पीछे जो स्ट्रेस का मूल कारण था कि चाइना में बहुत बड़ी सरप्लस कैपेसिटी बन गई, और चाइना की उस सरप्लस कैपेसिटी की वजह से चाइना से सस्ता स्टील केवल हिंदुस्तान में ही नहीं आया, यूरोप में भी गया, अमेरिका में भी गया। ब्रिटेन की कंपनियां, जिनमें से भारतीय कंपनी टाटा ने जिनको अक्वायर किया था, उनकी इंडस्ट्रियल सिकनेस के पीछे यही कारण था, और ये पूरे विश्व की स्टील कंपनियों को अन्य देशों में प्रभावित करने लग पड़ा। तो हमारा स्टील सेक्टर एक प्रकार से स्ट्रेस्ड हो गया, और कोई भी अकाउंट जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग कहते हैं, बैंक से ऋण लेना अपने आप में बुरा नहीं है, उस ऋण को निभाते रहना, उस पे ब्याज देते रहना, उसको सर्विस करते रहना, यह किसी भी उद्योग के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जब आप 90 दिन के लिए उस ऋण को वापस, उसकी किस्त भी नहीं दे पाते ब्याज की, तो वो जो परफॉर्मिंग एसेट होता है, परफॉर्मिंग एसेट वो होता है विच इज एबल टू सर्विस इट्स डेट। जो सर्विस नहीं कर पाता अपने डेट को, वो नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर हो जाता है, और उसके अपने बैंकिंग व्यवस्था में एक परिणाम होते हैं। तो स्टील सेक्टर में तकलीफ आई, अलग अलग देशों ने उसको अपने हिसाब से निपटा। हमने भी थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, फिर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस हम लोगों ने तय किया, जिससे थोड़ा सा स्टील सेक्टर के अंदर थोड़ा स्ट्रेस कम अपने आप में होने लग पड़ा। और अधिकतर हमारी स्टील मिल्स कुछ छोड़ के, और इसमें सबसे अधिक अगर हम देखेंगे कि सबसे अधिक ऋण किन कंपनियों का है, तो उसमें स्टील सेक्टर की कंपनियां इसमें सबसे आगे हैं सेक्टर में। और इसका यह अर्थ नहीं कि यह पैसा कभी रिकवर नहीं हो सकता, ये नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है जब वो सेक्टर परफॉर्म करने लग पड़ता है और सर्विस कर सकते हैं अपने डेट को, तो वो परफॉर्मिंग डेट बन जाता है। पावर के क्षेत्र में दो प्रकार की चुनौतियां थी। एक चुनौती थी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स, और ये राज्य सरकारों के लिए एक लेसन था कि आपको बिजली एक दर के ऊपर उपलब्ध हो रही है और आप उसको बेच रहे हैं सस्ते दर पे औसतन, और इसलिए जिन राज्यों ने ये व्यवस्था बनाई, उनकी स्टेट डिस्कॉम्स भी काफी बड़ी नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट होल्डर्स बन गई। निजी क्षेत्र की जो कंपनियां थी, उनको लगता था कि भारत का औद्योगिकरण बढ़ेगा, इसलिए थर्मल पावर के लिए कोयले की खानें दी गई, कोई हाइड्रो सेक्टर की कंपनियां आई, और आज पहली बार जब हम देश में आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले करते थे वी आर पावर शॉर्ट, आज एक पावर सरप्लस हो गई है। और अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उस सीमा तक नहीं बढ़ी तो उस बिजली को उठाने वाले कोई नहीं है, और इसलिए क्योंकि उसके लिए खरीदार नहीं मिल रहा, आज सरप्लस पावर है, तो कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी बिजली की उसमें तकलीफ में आई। टेक्सटाइल की, उसके लिए हमने पूरा उदय की योजना बनाई और उसको सेक्टोरल एलिमेंट को कम से कम जो सरकारी डिस्कॉम से राज्यों के, उसका हल ढूंढने का एक प्रयास किया। टेक्सटाइल में ये हुआ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, रोड्स वगैरह में हुआ, और इन 4 सेक्टर्स की वजह से मूलतः अधिकतर ये अकाउंट्स अपने आप में एनपीए हुए। अब इन एनपीएस को के साथ जूझना, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि जिसमें मैं कहूं ये आपकी वजह से हुए। स्वाभाविक है, ये 2014 के पहले के हैं, और इसलिए आई थिंक खड़गे जी, आप इतने सीनियर अनुभवी हैं, यू हैव रियलाइज्ड दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन।
अब जब 2008-9 से लेकर 12-13 तक ये लोन्स बड़े दिए जा रहे थे, उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी में एक प्रकार से स्लंप आया। उस ग्लोबल इकोनॉमी के स्लंप का स्वाभाविक है हिंदुस्तान में भी असर पड़ा। तो स्टील कैपेसिटी ज्यादा थी, स्टील को उठाने वाला कोई नहीं था, चाइना से स्टील आ रहा था। टेक्सटाइल सेक्टर में स्ट्रेस था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रोड सेक्टर के एकदम जो दोबारा गडकरी जी ने शुरू करवाए वो एकदम स्टैंड स्टिल पे थे। पावर कैपेसिटी की ये प्रॉब्लम थी। और ये जो आप आंकड़ा गिनाते हो कि वाई आर दे नाउ इंक्रीजिंग, ये उस वक्त के लोन पे कृपया याद रखिए जो अब बढ़ रहा है वो सिर्फ ब्याज बढ़ रहा है, ये कोई नया लोन नहीं है। ये पुरानों पे ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, वो हल करने का तरीका ढूंढना है। दैट्स द शॉर्ट क्वेश्चन। और इसको मैं चाहूंगा कि सारा सदन राजनीति से ऊपर उठकर, ये मैंने इसमें विश्व की स्थिति का भी, औद्योगिक स्थिति का भी कई कंट्रीब्यूशंस हैं। इसमें कई केसेस ऐसे हैं जो फ्रॉड के केसेस भी हो सकते हैं। पैसा लिया, उसको डाइवर्ट किया। उन केसेस में वो केवल रूटीन एनपीए नहीं है, वो अपने प्रकार का दूसरा ऑफेंडर है जिसके लिए उस पर क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी और बैंक अपना रिकवरी की प्रक्रिया भी करेंगे। बैंक के पास डीआरटी में केस डालने की एक पैरेलल व्यवस्था है। सरफाजी में उसके एसेट्स लेने की व्यवस्था है। मान लीजिए आज सरफाजी में जाकर हम कोई पावर बिजली का प्लांट ताला लगा के ले लेता है बैंक, और उसमें बिजली पैदावार कौन करेगा, उस बिजली को खरीदेगा कौन, ये चुनौती रहेगी। क्या बैंक टेक्सटाइल की मिल चला पाएगा, उसको आगे बेचनी पड़ेगी किसी को जो चला सकता है, जिसके पास साधन होंगे। तीसरा इसमें व्यवस्था ये की कि हम लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन लॉ को भी बदला, जो अभी प्रेमचंद्रन जिसका जिक्र कर रहे थे। डीआरटी लॉ को भी बदला, उसकी संख्या बढ़ाई, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदला। इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का भी अपने आप में बड़ा रोल है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो हैं जो कि इस प्रकार के स्ट्रेस्ड एसेट्स को खरीद लेती हैं। उनको लगता है ये 100 रुपए का एसेट है, ये बंद है, कोई इसको चला नहीं सकता, मुझे अगर ये 60 रुपए में मिलता है तो मैं आज 60 में इसको खरीद लेता हूं, इसको पुनः शुरू करवाता हूं, मेरे पास पैसा है, और एक बार शुरू हो गया तो 2-3-4 साल में मैं इसको 100 रुपए का या 90 रुपए का वापस बेच सकता हूं। ये उनकी एक पूरी दुनिया के अंदर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इसमें आती हैं। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हिंदुस्तान में आए, हमारे अपने लोग भी बनाए, दुनिया भर की भी आए, उसमें हम लोगों ने कानून बदला और एआरसी के लॉ को लिबरलाइज किया ताकि देश के अंदर एआरसीज एक्टिवेट हो। इसमें 2 प्रॉब्लम्स और हैं। देयर आर 2, एंड मोइली साहब आई एम पर्टिकुलरली एड्रेसिंग यू सिंस दीज आर सब्जेक्ट्स यू हैव बीन डीलिंग विद। When banks start making commercial decisions on settlements, and this is an argument I am addressing in favor of the honest banker. He decides that he has to recover some money and how this unit can be restarted. So the bank will say, let me take a slight haircut, means I make some waiver of some interest. The balance, let us start this company so that it starts paying back interest. Or the banker will tell him, you induct a partner who will bring in some investment. So on some commercial considerations, they will try to make the best out of this situation. And some of our laws, as of today, are obsolete. One of the reasons why this is not happening is the fear of the language of Section 13 of the Prevention of Corruption Act. An honest decision taken by a banker with an honest motivation, based on commercial considerations, 5 years later will come up
before an investigative agency. Why did you settle like this and not settle like this? On the spur, he took an honest decision. And therefore, our laws have been drafted, particularly Section 13. It's a law of the pre-liberalization era, 1988. And therefore, it, instead of being a provision which will deal essentially with corruption, it can also be today extended to decisions which are honestly taken, but with passage of time may look to be erroneous from another point of view. Now, whether an erroneous decisions with the wisdom of a historical hindsight itself an act of corruption or not, when you deal with these situations, so we have a accompanying situation now to say that why doesn't the single bank go? Now, most of these loans, the big ones, are not given by one bank. They are given by a multiple consortium of banks. And this is the answer to your question, Premchandran. This consortium of banks, individual bankers, when they make these settlements, think half a dozen times what will be the consequences on me personally. So we have, the Reserve Bank, we have appointed oversight committees that any settlements they do will be then looked into by the oversight committees, which also comprise of very senior people who have been in the banking system and the vigilance system in the past. So they will advise them, all right, this looks reasonable. Now, in a joint mechanism, there can be two views between banks. Shall I take the risk and go in for this settlement? Shall I take the risk and not go in for this settlement? And therefore, these NPAs continuing for the last 5-7 years and increasing in interest, a stalemate situation has existed. So last year and I must compliment India's Parliament, I introduced the bankruptcy code, and this is for all those people who criticize our parliamentary functioning. This law was needed. I introduced the bill in December 2015. It was passed by both houses of parliament in April-May 2016. It went through the Joint Select Committee. So introduction, Joint Select Committee, passage, the entire process took 4 to 5 months and it became a law. It's probably one of the most important laws in recent history that we have passed. So with great speed, Parliament exercised the duty and passed a law. Today, creditors are at liberty to move the IBC. An individual bank is at liberty. What do you do in a consortium situation? How do you find the best solution? And the IBC mechanism is that when the insolvency petition goes to the bank, that there is a commercial insolvency, he is unable to pay his creditors, the NCLT which deals with it has a 180-day period that they have to resolve the whole issue in 180 days. Some people have to bring partners, some will have to have joint ventures, some will have to sell, some asset reconstruction companies will come. So those who don't have the money can't continue to sit on the asset and allow the asset to rust, not pay the banker, and the banker in turn, being short of funds, is unable to give loans to others and unable to support the growth. Now this is the status quo which has existed for the last several years. Now this process had to be broken, and therefore even though we have alternate methods of going to the DRT, securitization, you have the RBI schemes for restructuring, the S4A scheme. There are various schemes which are in operation. You can have your settlements under the overseeing mechanism. But this is one expeditious mechanism for these large loans where there are multiple creditors, that the RBI, tomorrow if the RBI is a regulator, but the RBI has several other functions in relation to the health of the banks also. And therefore, under the old act, whether the RBI
can exercise in this regard a general power or not. This was an issue in debate. So a specific power in consultation with the RBI was considered. Is this not public interest where FPs have accumulated? You see, this issue, Dada, was discussed at length, and there were two views that the general power may not include this power. There were two views. One view was exactly what you are saying. The other view was this, and therefore to obviate any controversy, it's a very short amendment. The RBI will direct the consortium of banks, go and move an IBC insolvency petition. That insolvency petition will be admitted by the NCLT और 180 दिन में NCLT को उसका पूरा हल ढूंढना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये तो स्थिति चल नहीं सकती कि आप बैंक का पैसा दे नहीं सकते, कंपनी को चला नहीं सकते और आप उसके ऊपर बैठे रहें और बैंक की व्यवस्था पैरालाइज हो जाए, वो आपसे पैसा वापस लेकर बाकी दुनिया को आगे पैसा ना दे पाए। और इसलिए अगर आप नहीं दे सकते तो आप फिर जो आपकी आज स्थिति है, कोई पार्टनर ढूंढिए, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो इसको चलाएगा, कोई ARC आएगा, कोई फंड आएगा, इसको टेक ओवर करेगा, इस स्ट्रेस्ड एसेट को या NPA को, और इसलिए इसमें मूवमेंट शुरू हुई। द क्वेश्चन दैट प्रेमचंद्र रेज्ड, what is the criteria on which they will exercise? The RBI, let us have faith in it. In fact, let me tell you, some of the RBI immediately swung into action once the ordinance was passed. In the first round, they have picked up 12 cases. I am sure there will be many more to follow. In all the 12 cases, the insolvency petitions have been filed literally at great speed. Each insolvency petition is now proceeding, and we will shortly see the process of resolution coming. The resolution will be that somebody has two companies. He sells one, puts the money that he gets into the other, he inducts a joint venture partner, or he exits himself and brings somebody who has the liquidity. So any form of multiple solutions is possible as a resolution itself. But at the end of the day, we need to save these companies, we need to save these jobs, they are national assets. We need at the same time to have liquid companies which are able to pay the banks back. And this argument, Premchandran, what is the criteria? Why have you selected me and not somebody else? People challenge this power exercised by the RBI in courts also. But let me tell you, nobody can claim a right of equality in the matter of not paying the banks back. There are hundreds of people who have not paid, so why are you taking action against me? This is no argument which is available. The system has a capacity to take some number of cases. The RBI has taken 12 cases which they thought were bad cases. I'm sure they will take more. They are all over 5,000 crores. You're right. They're in thousands. They involve the kind of money we can't imagine. And they have taken up some difficult cases. Please. Yes. Now, therefore, instead of saying that the loan was given, I don't know why the loans were given. It was probably given under the impression that at this time there is an economic boom period, let us expand industrial activity. This was probably the impression. Nobody anticipated the 2008-9 global economic crisis. Nobody anticipated that the commodity crisis on the world will collapse. After all, in the last 3-4 years, prices of commodities in the world have collapsed, and therefore that also had an impact. And we are therefore trying to find a solution out of a difficult decision itself. Some of our laws, and that is why I referred, are outdated. They act as an impediment rather than expediting these settlements. And therefore, this kind of a mechanism was considered necessary. This mechanism has taken effect. And at the end of the day, what will this mechanism do? This mechanism will select the defaulter, direct the banks to move immediately against the defaulter, and then in 180 days,
the NCLT will find a resolution to this. Now, any one of us seriously can't have an objection to this process, because this is a process of trying to recover public money which belongs to these banks. One last issue that let me say, इसमें आपने कहा पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों है, ये बहुत अच्छा सवाल था। आज भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सरकार के कई सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लेंडिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक काफी आगे है। कई अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं देश में, उनका लोन पोर्टफोलियो एक सेफर लोन पोर्टफोलियो है। हाउसिंग लोन, कार लोन, जहां वसूली एक एसेट के अगेंस्ट होती है और वो सरल होती है, और इसलिए रिटेल, जिसको रिटेल बैंकिंग कहते हैं, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेंडिंग, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इस देश के उद्योगीकरण को खूब सपोर्ट किया है, और उसमें एक रिस्क है, उस फाइनेंसिंग में रिस्क है, इसलिए पब्लिक सेक्टर का पैसा इसमें ज्यादा है। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी इसमें है, और वो प्राइवेट सेक्टर का उतना ज्यादा नहीं है जितना पब्लिक सेक्टर्स का है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं जिनका है इंडस्ट्रियल लेंडिंग में, और ये कारण है कि पीएसयू उसका ज्यादा है और प्राइवेट सेक्टर्स का रिलेटिवली परसेंटेज की दृष्टि से कम है। इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं देखिए, चिट फंड कंपनी का विषय अलग है। चिट फंड कंपनी में कोई 1-8% ब्याज ज्यादा मिल जाएगा, और इसलिए उस आकर्षण के आधार पर वो लोगों को परसुएड करते हैं कि आप बैंकिंग व्यवस्था में ना जाकर हमारे पास आइए। आज भी, मैं कहूं आज भी अन्य सेफर ऑप्शंस हैं। एक स्टेज जब था कि जब इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति 10% के करीब थी, तो आपको बैंक के फिक्स डिपॉजिट पे 9% मिल जाता था, पर आप उधार लेने जाते थे तो 14% और 15% पे मिलता था। घर बनाना है तो इतना महंगा उद्योग, अगर आप 15 और 16% पे ब्याज लेकर उद्योग लगाने की कोशिश करोगे तो आप विदेशी कंपनियों से, बाहर के देश को उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को एफिशिएंट बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स रीजनेबल होंगे। जब बैंक को डिपॉजिट रेट और लेंडिंग रेट दोनों स्वाभाविक कम होंगे, इसलिए पूरे विश्व में यह व्यवस्था बनी है कि पेंशन फंड्स, अन्य ऐसे फंड्स बैंक्स व्यवस्था में, अन्य इंस्टीट्यूशंस के जो अवेलेबल होते हैं, जहां जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनको अन्य बनता है। तो इस बार आपको याद होगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 31 दिसंबर को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करते हैं तो उनको एक अच्छा स्तर मिल जाए, तो हम लोगों ने आरंभ कर दिया है। उसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन्स के लिए LIC उसका संचालन कर रही है, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है, 8% इंटरेस्ट है, लेकिन कैलकुलेट करो तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट 8.3% बन जाता है। वो ब्याज बदलेगा नहीं, वो पेंशन स्कीम है अपने आप में, और कोई भी सीनियर सिटीजन उसमें अपना पैसा लगा सकता है, उसको वो मिलती रहेगी। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं उनके लिए बनती रहे, ताकि ये लोग कम से कम इन चिटफंड कंपनियों की तरफ आकर्षित ना हो। जो फ्रॉड ये चिटफंड कंपनीज कर रही हैं, उसमें पुरानी कंपनियों के संबंध में सेबी कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर ओवरसाइट कमेटी बनाई हुई है, जिनका नाम आपने लिया उन पे भी बनी हुई है। और हम लोग एक ड्राफ्ट लॉ हम लोगों ने बनाया है कि जिन चिटफंड कंपनियों की एक्टिविटी अब बंगाल में है या उड़ीसा में है, तो वो तो केवल अपने राज्य के लिए बना सकते हैं। पंजाब अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है। व्हाट डू यू डू विद रिगार्ड टू दोज हु हैव अ मल्टी स्टेट ऑल इंडिया ऑपरेशन? तो उसके लिए एक सेंट्रल लॉ हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, और बहुत शीघ्र ही आपके सामने वो चर्चा के लिए भी आएगा। थैंक यू। अधीर रंजन जी। मैडम, 2.5 minutes. यस, थैंक यू। Jetli ji, I had brought the statutory